चलो, क्वेश्चन नंबर वन. Company P Limited, a listed company, acquires 60% share in Company Q on 1/4/17 at a cost of rupees 1,38,000. तो वो देखो, तुम लोग 31 मार्च 18 का पी लिमिटेड का लास्ट कॉलम देखो. टेबल में लास्ट कॉलम है 31 मार्च 18 पी लिमिटेड. उस पर वो 138 का इन्वेस्टमेंट इन क्यू दिख रहा है. समझा? तो ये वो परचेज प्राइस पेड बाय इश्यू ऑफ शेयर ऑफ 10 एट पार when the fair value of identifiable net asset of Q Limited was rupees 2,20,000. 220 का नेट असेट्स एन ए. और ये 138 कैसे पे किया? तो बाय इश्यू ऑफ शेयर, 10 रुपए का शेयर पार पे इश्यू किया. द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ Q Limited along with fair values at the acquisition date and P Limited at the beginning and at the end of the year are as under are as follows. तो डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/17 का दिया. 1/4/17 को शेयर एक्वायर किए. ठीक है. और वो लोग बता रहे कि 1/4/17 को क्यू लिमिटेड का बुक वैल्यूज कितना था. बैलेंस शीट दिया है पहला कॉलम. 1/4/17 को फेयर वैल्यू कितना है, एनए के लिए अपन फेयर वैल्यू ले गए. 31 मार्च 18 यानी कि पहला साल खत्म हुआ तभी का बुक वैल्यूज दिया है. ठीक है. पी लिमिटेड का 1/4/17 का और 31 मार्च 18 का दोनों का ऑब्वियसली बुक वैल्यू. क्योंकि पी लिमिटेड का अपन एनए वगैरह कैलकुलेट नहीं करते, वो तो खुद परचेजर कंपनी है. तो उसका बुक वैल्यू चाहिए, तो उसका बुक वैल्यू दिया. इनकेस अगर फेयर वैल्यू दिया भी रहेगा तो भी इग्नोर ही करना है, अपने को काम का ही नहीं है. ठीक है. रिक्वायरमेंट, अच्छा बैलेंस शीट भी देख लेते क्या क्या है. पीपी, इन्वेस्टमेंट इन क्यू, इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल एसेट. ये फाइनेंशियल एसेट यानी कि डेटर्स, कैश, बैंक वगैरह सब रहेगा. ठीक है. इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल. Past journal entries in consulted accounts of P and show the consulted balance sheet of P on 1/4/17 based on Index 103 and Index 110. 1/4/17 का कंसल्टेड बैलेंस शीट बनाने को बोला है. ठीक है. डेट ऑफ एक्विजिशन और जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला इन द बुक्स ऑफ कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ ए, सॉरी कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ पी. Prepare considered balance sheet and separate balance sheet of P on 31 March 18 based on Index 110. तो पहले 1/4/17 का कंसिडरेशन करना है और उसके बाद में 31 मार्च 18 का वापस कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाना है. समझ में आया? ठीक है. तो पहले 1/4/17 को अपन फोकस करते हैं. 1/4/17 को जब पी ने क्यू का शेयर एक्वायर किया, कितना परसेंट एक्वायर किया है? 60. यानी कि 40% आएगा एनसीआई. एनसीआई का मेथड सबने दिया नहीं है. ठीक है. तो अपन दोनों मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, फेयर वैल्यू और एनए. तो 1/4/17 का बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है. तो उस पर देखो अदर इक्विटी दिख रहा है 87,000. ठीक है. क्यू के बैलेंस शीट में पहला कॉलम. अब इसका अगर एनालिसिस करने को गए तो ये 87 डेट ऑफ इक्वेशन का ही है. ये पूरा का पूरा प्री में ही जाएगा. तो अपना जो स्टेप नंबर वन है एनालिसिस ऑफ पीएनएल, वो करने की जरूरत ही नहीं है. पूरा का पूरा 87 प्री डेट ऑफ इक्वेशन का बैलेंस शीट दिया है. पोस्ट कुछ भी नहीं है. अभी अपन 1/4/17 को पे ही बैलेंस शीट बना रहे हैं. तो पोस्ट वाला पार्ट जीरो है. तो एनालिसिस ऑफ पीएनएल नहीं चाहिए. जनरल रिजर्व अलग से दिया ही नहीं है, एक ही दिया है. तो डायरेक्टली स्टार्ट होगा एनालिसिस ऑफ नेटवर्क. ठीक है. अब एनालिसिस ऑफ नेटवर्क अपन क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपने को ये एनए चाहिए रहता है. और अभी तक जितने सम सॉल्व किए ना, उस पर अपने को 31 मार्च का बैलेंस शीट दिया था. डेट ऑफ इक्वेशन का बैलेंस शीट नहीं दिया था. तो अपन बैक वर्किंग करके इक्विटी शेयर, पीएनएल, रिजर्व, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ये अपन लिख रहे थे और उसका टोटल आ रहा था एनए. अब यहाँ पे इतना लॉन्ग कट क्यों फॉलो करें? अपने पास असेट्स एंड लाइबिलिटीज फेयर वैल्यू पे है ना. तो असेट माइनस लाइबिलिटी इज नथिंग बट इक्विटी प्लस रिजर्व. समझ में आ रहा है? तो अपन डायरेक्टली असेट माइनस लाइबिलिटी ले लेंगे तो डायरेक्ट एनए आ जाएगा.
ठीक है, और वो एनए में दो पार्ट, एक अपना शेयर 60% जो अपन इग्नोर करते कहीं पे यूज ही नहीं होता है, और एक 40% आएगा एनसीआई। समझा? पोस्ट वाला पार्ट जीरो है, तो पोस्ट वाले पार्ट का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ भी लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली एनए जैसे अपन अमाल्गमेशन में लिख रहे थे असेट माइनस लायबिलिटी करके, वैसे डायरेक्ट एनए ले लेते। ठीक है, पीसी गिवन है, कितने में शेयर खरीदा? 138 में। ठीक है, एनसीआई का वैल्यू निकाल ले गए, दो मेथड से। ठीक है, और अपने को गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो एनालिसिस ऑफ पीएनएल नहीं चाहिए, एनालिसिस ऑफ जनरल रिजर्व तो है ही नहीं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ नेटवर्क वो भी अपन अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट बैलेंस शीट गिवन है। अगर बैलेंस शीट नहीं दिया रहता तो अपन वो एनालिसिस ऑफ नेटवर्क करते और बैक वर्किंग करके इक्विटी प्लस रिजर्व इक्वल टू एनए फाइंड करते। समझ में आया? समझ रहा है ना? ठीक है, तो चलो 1417 का है, इसकी बैलेंस शीट गिवन है, इसके लिए अपने लिए बहुत इजी काम होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली एनए से ही स्टार्ट करते हैं। फेयर वैल्यूज ऑफ असेट्स, पीपी। नहीं, 184 नहीं लेना है, वो बुक वैल्यू है, अपने को लेना है फेयर वैल्यू, यानी कि 2 लाख। इन्वेंट्री 50,000। उसके बाद में फाइनेंशियल असेट्स 60। टोटल कितना होगा? इसमें से फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माइनस करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी में इक्विटी शेयर नहीं आएगा, अदर इक्विटी नहीं आएगा, बोरोविंग्स आएगा। बोरोविंग्स 60 और ट्रेड पेबल्स 30। तो तुम लोग को मिलेगा एनए कितना आएगा? कितना? 220। अपन जो अभी तक सब में कर रहे थे, उस पे अपन प्री कॉलम में एनए फाइंड कर रहे थे, तो प्री कॉलम में अपन क्या क्या लिख रहे थे? इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ कितना है? 130। उसके बाद में अदर इक्विटी 87। उसके बाद में असेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रॉफिट या लॉस लेते थे। ठीक है, तो पीपी में गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, चेक करो। गेन ऑन असेट्स उस पे पीपी कितना? 16। ओके, बाद में इन्वेंट्री में देखो गेन या लॉस। इन्वेंट्री 5। और क्या है? फाइनेंशियल एसेट में लॉस। लॉस ऑन असेट्स फाइनेंशियल एसेट 18। ओके, नेक्स्ट। बाद में बोरोविंग में ट्रेड पेबल सेम। ओके, तो टोटल ले लो, 220 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो अपन कर रहे थे ना, वो अपन ये कर रहे थे क्योंकि अपने को वो दिन का फेयर वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज दे नहीं रहे थे। अब ये समय वो गिवन है, तो अपने को इसके जगह पे ये कन्वीनियंट है। बाकी अगर तुम लोग को ट्रेडिशनल यही फॉलो करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इजी फटाक से होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया क्यू लिमिटेड का एनए। अभी सेकंड, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एनसीआई एट फेयर वैल्यू, एनसीआई एट एन। सबसे पहले नेट असेट्स। नेट असेट है 220। उसपे से माइनस करेंगे फर्स्ट वन, टीसी, यानी कि इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट है 138 का, ये 60% के लिए। दूसरा आएगा एनसीआई, 60% का वैल्यू 138, तो 40 का कितना, 92। ठीक है। और यहाँ पे अपन लेके प्रोपोर्शनेट एन ए, अपना एन ए है 220, तो 220 का 40%, 88। चलो दोनों को एक साथ माइनस कर दो, गुडविल द कैपिटल इज होगा तो 10, 6000 और 10,000 गुडविल। इतना समझ में आया? ठीक है। तीसरा, अपन गुडविल कैपिटल जो बनाते हैं एनसीआई बनाते हैं। तो एनसीआई क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो 31 मार्च का एनसीआई रहता है। तो अपने को 1 अप्रैल का एनसीआई मिला, इस पे अगर पोस्ट प्रॉफिट ऐड किया एनसीआई का, तो 31 मार्च का एनसीआई मिलेगा। लेकिन अभी अपन बैलेंस शीट 31 मार्च का नहीं बना रहे, 1 अप्रैल का ही बना रहे। तो 1 अप्रैल का एनसीआई तो मिल चुका है अपने को। समझ में आया? ठीक है। तो इसमें कुछ और ऐड वगैरह करना नहीं है, सिर्फ 31 मार्च के लिए अपने को ऐड करना पड़ेगा जो पोस्ट वाला प्रॉफिट है वो। क्लियर है? अ, उसके बाद में अपन वर्किंग करते हैं कंसोलिडेटेड पीएनएल और जनरल रिजर्व का। तो उस पर अपन क्या करते हैं, पहले बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड लेते हैं, और उसमें पोस्ट प्रॉफिट का जो शेयर है 60% शेयर पोस्ट वाला, वो अपन ऐड करते हैं। जब पोस्ट प्रॉफिट जीरो है, 1 अप्रैल का बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो पोस्ट वाला पार्ट कुछ ऐड करना ही नहीं है, तो वो वर्किंग भी नहीं रहेगा। तो बस अपने को बस ये एक ही वर्किंग चाहिए था, वो वर्किंग हो गया। अभी डायरेक्टली बैलेंस शीट अपन बना सकते हैं। पता चला? समझा ना? चलो तभी वो लोग ने एक रिक्वायरमेंट बोला है कि तुम लोग को इन कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ पे लिमिटेड, उस पे जर्नल एंट्री पास करने को बोला है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, एनए डेबिट टू पीसी टू एनसीआई, और डिफरेंस आएगा गुडविल। ठीक है। तो दोनों मेथड से अपन एंट्री पास कर लेते हैं। एग्जाम में तुम लोग को दोनों मेथड शो नहीं करना है, अपन यहाँ पे दोनों मेथड का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एग्जाम में वही प्रैक्टिस को कंटिन्यू मत करना कि दोनों मेथड से पूरा बना के आओ। दोनों को फेयर वैल्यू वाला मेथड ही बाय डिफॉल्ट यूज करना है। अगर एनए वाला मेथड बोला तो यूज करो, बाकी फेयर वैल्यू मेथड यूज करो। समझ में? ठीक है। चलो, तो अभी जर्नल एंट्री 1 बाय 1 असेट्स को डेबिट करेंगे। पीपी अकाउंट डेबिट 2 लाख, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 15, फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट 60, टू बोरोविंग्स 220, सॉरी 60, टू ट्रेड पेएबल 30। ये अपना एनए कवर हो गया। ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड, यही अपना पीसी है ना। तो अगर तुम लोग को ये नहीं लिखना है, तो तुम लोग लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पीसी के लिए, क्योंकि ये कैसे खरीदा, तो शेयर दे के खरीदा। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो या तो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, ठीक है, या तो अपन लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एक्चुअली इसका थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताओ। तो ये एंट्री से पहले एक और एंट्री पास हुआ रहेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इन्वेस्टमेंट खरीदा
और वो पेमेंट कैसे किया? इक्विटी शेयर कैपिटल से। अब ये इक्विटी शेयर कैपिटल अगर ऑलरेडी लिख चुके हैं तो अपने को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा। और अगर ये एंट्री पास नहीं किया है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिख सकते। समझ में आया? लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा, डबल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पता चला? तो अगर ये एंट्री पास किया है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउड है, अदरवाइज कंपल्सरी यहाँ पे इक्विटी लिखना है। ठीक है। 138 का है ना? तो एनसीआई, एनसीआई दो मेथड से, 92 पहला मेथड और 88 दूसरा मेथड। और डिफरेंस आएगा गुडविल अकाउंट, पहले वाले में आएगा 10,000 और दूसरे में आएगा 6,000। ठीक है। तो ये एंट्री नंबर टू। एंट्री नंबर वन पहला, इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 138। तो ये तुमको कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा। क्लियर है? चलो अभी अपने को प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ऑन 1 अप्रैल 17, फर्स्ट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, पीपी। पीपी में दोनों कंपनीज को ऐड करके लिखे गए। ठीक है, अब जरा सोच के बताओ वैल्यूज क्या आएगा। पी का कितना और क्यू का कितना बताओ। 276 पी का। ठीक है, 1417 वाला वैल्यू, सेकेंड लास्ट कॉलम। और क्यू का कौन सा? 184 या 2 लाख? 2 लाख फेयर वैल्यू। ठीक है, क्यू का अपन फेयर वैल्यू टेक ओवर कर रहे हैं तो वो फेयर वैल्यू आएगा। और पी का तो अपना जो बैलेंस शीट चल रहा है रेगुलर बुक वैल्यू वाला वही चलेगा। तो 276 प्लस 2 लाख, यानी कि यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ पी प्लस फेयर वैल्यू ऑफ क्यू, ये अपने को रूल फॉलो करना है। ठीक है। तो 276 ना, प्लस 2 लाख, 476। सेकेंड, गुडविल आएगा। गुडविल 10 और 6। ठीक है। एक जरा इसका जो बैलेंस शीट है ना पी का, वो जरा ऑब्जर्व करो तो मेरे को उस पर क्या नया पॉइंट दिख रहा है वो मुझे जरा सोच के बताओ। पी का 1417 का बैलेंस शीट। हम्म। ओके, बैलेंस शीट देखा। अब ये मुझे बताओ, ये जो बैलेंस शीट दिया है ये बिफोर इन्वेस्टमेंट है या आफ्टर इन्वेस्टमेंट? 1417 का बिफोर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं है। ठीक है। तो जब भी वो लोग ये एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट टू इक्विटी शेयर, तो असेट में इन्वेस्टमेंट आएगा। वो ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कट होके गुडविल आया। और लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर में 138 ऐड होगा। शेयर पार पे इसके लिए पूरा का पूरा इक्विटी में ऐड होगा, अदरवाइज इक्विटी प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अदर इक्विटी दोनों में ऐड होता है।
ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट गिवन है वो बिफोर बाइंग इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ये डेट को खरीदा, उससे पहले का बैलेंस शीट दिया है। समझा? ठीक है, तो केयरफुल रहना, इक्विटी शेयर यहां से जो बैलेंस शीट में है वो डायरेक्टली लेना मत, अदरवाइज बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। क्योंकि बाकी का नंबर तुम लोग आफ्टर इन्वेस्टमेंट का ले रहे हो, और एक नंबर तुम लोग इक्विटी शेयर अगर बिफोर इन्वेस्टमेंट का ले लिया तो इक्विटी शेयर गलत हो जाएगा। 138 का ही लाइबिलिटी में डिफरेंस है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, इन्वेंट्री है, फाइनेंशियल एसेट है, ये दोनों जाएगा करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स, उस पे इन्वेंट्री, इसका कितना है पी का? 68 प्लस इसका 50। नेक्स्ट फाइनेंशियल एसेट, पी का 1 लाख प्लस इसका 60। सेकंड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ पी का आएगा। ठीक है, तो उसका कैपिटल दिया कितना है? 2 लाख है, और अभी 138 का हमने और शेयर इश्यू किया, तो 338। अदर इक्विटी, अदर इक्विटी का हमने ये सब में वर्किंग नहीं किया है, क्योंकि 1417 का बैलेंस शीट है, बैलेंस ऑफ एच प्लस पोस्ट प्रॉफिट ऑफ एस। पोस्ट प्रॉफिट अभी तक आया ही नहीं है, डेट ऑफ एक्विजिशन ही चल रहा है, तो पोस्ट वाला पार्ट नहीं था, तो अभी बैलेंस ऑफ एच करके ही आएगा ना। पोस्ट प्रॉफिट जीरो है, तो एच का बैलेंस बताओ। ठीक है, पोस्ट वाला पार्ट जीरो है। सी, एनसीआई, एनसीआई 92 और 88, इस पे भी पोस्ट इक्वेशन इज नील। अदरवाइज वो 92 और 88 में पोस्ट वाला जो प्रॉफिट है एनसीआई का शेयर 40%, वो ऐड कर, वो अभी तक आया ही नहीं है, क्योंकि 1417 का बैलेंस शीट बना है। ठीक है, लाइबिलिटीज, उस पे फर्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, और उस पे बोरोविंग्स। पी का बताओ। 80 प्लस इसका 60, 140। करंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स। पी का, चलो अभी चेक करो टैली हो रहा है क्या। कितना आ रहा है? बराबर, समझ में आया? अभी तक सब आधा खत्म हुआ।
1417 का काम हो गया, अभी 31 मार्च 18 वाला स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक का पहले देख लो तुम लोग। 31 मार्च के लिए एक अपना सिस्टम पहले जैसा कि अपन बैक वर्किंग करके एनालिसिस ऑफ नेटवर्क वगैरह सब फाइंड करेंगे, एनए वगैरह फाइंड करेंगे और ये पूरा सिस्टम फॉलो करेंगे। और दूसरा जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है शॉर्टकट, कि अगर अपने को पहले से गुडविल या कैपिटलिज्म वगैरह पता है तो अननेसरी वो वापस फाइंड करने में टाइम पास क्यों करना। सिर्फ जो पोस्ट प्रॉफिट है वो ऐड करना है। ठीक है, तो पहले अपना लॉन्ग कट वाला सिस्टम जो अपन अभी तक सब में फॉलो कर रहे थे वो पहले फॉलो करते, बाद में मेन सिस्टम पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम में ऑब्वियसली तो लोग शॉर्टकट वाला अप्लाई करोगे, लॉन्ग कट वाला अप्लाई नहीं करोगे। अभी हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि अपने पास 1417 का बैलेंस शीट है ही नहीं। ठीक है, यानी कि अपने पास एनए नहीं है, तो अपन वो ट्रेडिशनल जो सिस्टम फॉलो करते हैं एनालिसिस ऑफ नेटवर्क वगैरह, वो फॉलो करके अपन आंसर निकालने को ट्राई करें। ठीक है, मेथड वन, नॉट टू बी अप्लाइड इन एग्जाम। एग्जाम में ये अप्लाई मत करना। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ऑफ क्यू लिमिटेड प्री पोस्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ कितना है। अब 31 मार्च का सब देखने का, 31 मार्च को क्यू का कितना है। अदर इक्विटी, अब अदर इक्विटी देखो, तुम लोग को दिया है 1,17,000, बराबर। और ये 31 मार्च 18 का है, तो पहले 1,17 का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एनालिसिस किया तो इसमें से 117 में से 1 अप्रैल का बैलेंस 87 है, तो बाकी का आएगा फॉर द ईयर। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल ही है, तो पूरा का पूरा फॉर द ईयर का पोस्ट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 87। ठीक है, यहाँ पे प्री में 87 डेट ऑफ एक्विजिशन का, और जो बाकी का है वो पोस्ट में। तो पोस्ट में कितना आएगा, 1,17,000 माइनस 87, कितना, 30। अब इसमें भी एक ट्विस्ट आने वाला है, तो वो ट्विस्ट का क्या करेंगे आप भी बता दो। हम्म, नहीं उसका इफेक्ट अपने को देना पड़ेगा, वो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी बताते हैं। अभी हमने, तुम लोग को याद रहेगा तो लास्ट लेक्चर में एक मैंने पॉइंट बताया था कि वो एक लाइन बार बार आ रहा था कि करंट असेट जो है वो स्टिल अनसोल्ड है, यानी कि स्टॉक अनसोल्ड है और करंट असेट अभी भी अनरियलाइज्ड है। तो वो टाइम पे मैंने बताया था कि ये जो स्टॉक जब भी रीवैल्यू वगैरह होता है, ठीक है, और जब भी वो स्टॉक एक्चुअली सेल होता है, तो हम लोग अभी स्टॉक को अपवर्ड रीवैल्यू कर रहे हैं, यानी कि 1 अप्रैल का स्टॉक बढ़ रहा है। स्टॉक बढ़ा जब भी अपन सेल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक 100 रुपए का है और हमने 150 में बेचा, तो अपने को ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी मिलेगा 50 का। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि ये स्टॉक 100 का जो था ना, इसको 120 पे रीवैल्यू किया। सेल तो एक्चुअल प्राइस पे ही होगा ना, तो सेल तो 150 है। ठीक है, अपन इंटरनली स्टॉक को कितना भी बढ़ाए, अपन मार्केट में थोड़ी ज्यादा पैसा मांग सकते हैं। कस्टमर तो जितना पे करने वाला है उतना ही पे करेगा। तो ये स्टॉक को हमने 120 पे रीवैल्यू किया, जबकि सेल्स 150 पे ही होगा, तो मुझे जीपी मिलेगा 30 का।
जीपी कम हो गया तो एनपी भी कम होगा। ठीक है, तो जब भी ये स्टॉक एक्चुअली 31 मार्च से पहले सेल हो गए तो तभी मेरा प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो एक तरफ मैंने प्री वाले पार्ट में स्टॉक को बढ़ा के प्रॉफिट बुक किया, और जब ये स्टॉक सेल हो गया तो मेरा पोस्ट का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये अप्रैल के बाद सेल होगा ना, 1 अप्रैल को मैंने रिवैल्यू किया था, तो 1 अप्रैल के बाद जब भी सेल होगा तभी मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर ये सेल हुआ ही नहीं, ठीक है, तो मैंने स्टॉक को पहले 100 रुपया था, क्लोजिंग स्टॉक भी 100 रुपये आएगा, यानी कि जीपी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। अब जब भी मैंने स्टॉक को 120 कर दिया और ये स्टॉक बिका ही नहीं है, सेल ही नहीं हुआ है, तो ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक में भी जाएगा 120 पे, यानी कि इसका इंपैक्ट मेरे जीपी पे नहीं आ रहा है। कब तक नहीं आ रहा है? जब तक ये अनसोल्ड है। एक बार सेल हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा जीपी कम हो जाएगा, और जीपी कम होने से एनपी कम होगा। इसके लिए लोग बार बार बोल रहे थे कि स्टॉक इज अनसोल्ड, यानी कि अभी तक मेरा प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। जितना ओपनिंग है उतना है क्लोजिंग, तो मैंने अगर उसको वैल्यू बढ़ाया तो भी मेरा प्रॉफिट पे इंपैक्ट अभी तक नहीं आया। समझ में आया क्या? लॉजिक समझा? अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये क्वेश्चन नंबर 7 तक, ये जो भी सम्स है ना, सब मॉडल के सम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कहीं पे भी लिखा नहीं है कि ये जो स्टॉक है ये अनसोल्ड है या अभी भी अ, यानी कि सेल हो चुका है या अभी भी अनसोल्ड है। वो दोनों को इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में तुम लोग को इंस्टीट्यूट ने मॉडल में एज्यूम किया है कि जो स्टॉक है वो सेल हो चुका है, लेकिन जो बाकी का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है वो अभी भी, जो 1 अप्रैल का है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अभी तक वो कन्वर्टिंग कैश हुआ नहीं। समझा? अदरवाइज जैसे ये सब का होता है ना, वैसे बाकी के करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का भी होता है। ये समझना इजी है क्योंकि ये डायरेक्ट पीएनएल को हिट करता है। डेटर्स वगैरह में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरा डेटर्स, अगेन मैं 100 रुपया लेता हूँ, 100 रुपया है, मैंने उसको रीवैल्यू किया 120 पे। अब मैंने 120 पे वैल्यू किया, लेकिन डेटर जो जिससे कलेक्ट करना है वो मुझे थोड़ी ज्यादा पैसा देने वाले हैं। वो तो मुझे 100 रुपये देगा, तो मैं 120 के सामने 100 कलेक्ट करूंगा, यानी कि 20 रुपया मेरा डिस्काउंट गया। वो डिस्काउंट कहाँ जाएगा? पीएनएल में। तो एक तरफ डेट ऑफ इक्वेशन पे मैं गेन बुक करूंगा 20 रुपए का, 100 रुपए का डेटर 120 पे गया तो करंट एसेट बढ़ गया तो मेरा गेन हुआ, तो मैं 20 रुपए पे प्रॉफिट बुक करूंगा। और अगर ये डेटर कलेक्ट हो गया तो वो तो 100 रुपए कलेक्ट होगा, तो 20 रुपए का डिस्काउंट मुझे पीएनएल में डालना पड़ेगा, तो मेरा पोस्ट का प्रॉफिट 20 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये डेटर्स अभी भी अनरियलाइज्ड है, अभी तक रियलाइज हुआ नहीं है, तो ये डिस्काउंट अभी तक बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो सेम रहेगा। जब भी ये कलेक्ट होगा तभी ये मुझे पोस्ट वाले प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। वो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि डेटर्स एक्चुअल बेसिस पे जितना अपने को कलेक्टिबल है उतना ही रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपने को थ्योरेटिकली वो लोग रिवैल्यू करके बताते हैं कि इतना आने वाला है, या फिर एक्सपेक्टेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ डेटर्स ओवर ड्यू हुआ है तो उन्होंने उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है, और ये सोचा कि सामने वाले से इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे। सामने वाला इंटरेस्ट छोड़ो, प्रिंसिपल ही देने को तैयार नहीं, तो हमने सेटलमेंट किया कि जितना प्रिंसिपल है उस पर भी डिस्काउंट ले और सेटल कर रखा। क्योंकि पूरा बैड डेट्स होने से अच्छा है कि सिर्फ डिस्काउंट वाला जो पार्ट है उतना अपने को लॉस होगा, बाकी का तो पैसा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में ऐसा भी कभी हो सकता है। तो वो केस पे अगर डेटर्स को हमने अपवर्ड रिवैल्यू किया, ठीक है, और बाद में अगर वो रियलाइज कम हुआ तो अपने को लॉस होगा। ये ज्यादा पॉसिबल है कि हमने कंजर्वेटिव सोचा कि कुछ डेटर्स पैसा नहीं देंगे और हमने उसको डाउनवर्ड रिवैल्यू किया, यानी कि ऑलरेडी बुक किया, और एक्चुअली वो कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो वो जो कलेक्ट हो गया वो बैड डेट्स रिकवर्ड करके जो एंट्री आता है वो पास करके वो पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्री एक्विजिशन कॉलम में अपन लॉस बुक करेंगे, डेटर्स कम रिकॉर्ड करें, डेटर्स कम आ रहा है। ठीक है, और अगर वो कलेक्ट पूरा हो गया तो पोस्ट में प्रॉफिट आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी का तुम लोग को रिवर्सल करना पड़ेगा जो भी गेन या लॉस होगा।
पता चला, लेकिन अगर ये रियलाइज हुआ है तो अब सम बताना चाहिए। तो जो सीए वाले सम अब अभी तक हमने सॉल्व किए एग्जाम प्रॉब्लम्स वगैरह, वहां पे क्लियरली लिखा था कि करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और स्टॉक वो अनचेंज्ड है, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं। तो हमने उसका गेन या लॉस को रिवर्सल नहीं किया। अब यहाँ पे ये सम जो है, ये कंसेप्ट सिखाने के लिए मॉड्यूल में इनिशियली दिए हुए, ठीक है। और वो लोग पूरा प्रोसेस अपने को समझा रहे हैं कि 1 अप्रैल को क्या हो रहा है और 31 मार्च को क्या हो रहा है। तो 1 अप्रैल का तो हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अब 31 मार्च को क्या हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एज्यूम किया है कि स्टॉक सेल हो चुका है, लेकिन बाकी का जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। तो अपन उसका प्रॉफिट या लॉस को रिवर्सल नहीं कर रहे, सिर्फ स्टॉक को रिवर्सल कर रहे। ठीक है, ये मॉड्यूल ने एज्यूम किया है, लेकिन सब में देना चाहिए था। ठीक है, तो ये फॉर्मेट देख के तुम लोग को समझ में आएगा कि 1 अप्रैल का बैलेंस बाद में 31 मार्च का बैलेंस वगैरह। तो ये मॉड्यूल वाले सम से, तो अगर ऐसे फॉर्मेट में सम आया, तुम लोग को भी बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करने का, स्टॉक को रिवर्सल करो, बाकी सबको ऐसे ही रखो। और विदाउट फेल एग्जाम में नोट लिख के आना कि इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम्ड दैट स्टॉक इज सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, हेंस प्रॉफिट इज रिवर्स इन पोस्ट इक्वेशन पीरियड। ठीक है, अदर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज आर स्टिल अनरियलाइज्ड। समझ में आया? ठीक है, तो ये विदाउट फेल नोट लिख के आना है और सिर्फ स्टॉक को रिवर्सल करना है। ठीक है, तो अभी देखो इन्वेंट्री में क्या हो रहा है। 45 का इन्वेंट्री था, 50,000 पे अपन उसको फेयर वैल्यू पे लेके गए, यानी कि 5,000 इन्वेंट्री बढ़ा। और अगर ये इन्वेंट्री सेल हो गए तो अपना प्रॉफिट 5,000 से कम आएगा। ठीक है, तो वो पोस्ट पीरियड में दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात ये है कि इसको स्टॉक रिजर्व से मिक्सअप मत करो, ये स्टॉक रिजर्व का इफेक्ट नहीं है। स्टॉक रिजर्व अगर एच ने एस को गुड्स बेचा या एस ने एच को बेचा तो स्टॉक रिजर्व आता है। ठीक है, ये किसी ने किसी को बेचा नहीं है, ये क्यू का खुद का इन्वेंट्री था, किसी और से खरीदा हुआ, उसको हमने अपवर्ड रिवैल्यू किया, फेयर वैल्यू पे लेके आए। ठीक है, तो वो फेयर वैल्यू को अभी अपन रिवर्सल करें क्योंकि स्टॉक सेल हो चुका है। और ये वाला जो पार्ट एक्सपेंड किया, ये वाला पार्ट प्ले हो रहा है। समझा? तो ये स्टॉक रिजर्व नहीं है, ये जो प्रॉफिट बुक किया था उसका रिवर्सल है। तो दोनों को मिक्सअप मत करना कि ये स्टॉक रिजर्व और ये दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, स्टॉक रिजर्व तभी आता है जब भी बिटवीन एच और एस बाय सेल हुआ रहेगा तो। और ये एच और एस का कोई कंसर्न ही नहीं है, ये जब स्टॉक को अपवर्ड या डाउनवर्ड डिवैल्यू किया तो दोनों को रिवर्सल करना, पोस्ट वाले पार्ट में रिवर्सल करना। ठीक है, ओके, अदर इक्विटी आ गया। उसके बाद में गेन ऑन रिवैल्यूएशन। देखो पीपी को अपन बढ़ा रहे 184 और 2 लाख, यानी कि 16,000 बढ़ रहा है। उसके बाद में इन्वेंट्रीज उसको बढ़ा रहे 5,000, और सब्सिक्वेंटली 31 मार्च को उसका रिवर्सल भी कर दी। तो पहले इन्वेंट्री का वैल्यू बढ़ाया और बाद में जब ये वो इन्वेंट्री सेल हो गया तो अपना पोस्ट का प्रॉफिट कम हो गया तो 5,000 पीएनएल में चला गया। ये 5,000 का दूसरा इफेक्ट यहाँ। ठीक है, उसके बाद में फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट 78 था, हमने 60 पे लेके आए तो उस पर लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 18। ठीक है, उसके बाद में बोरोविंग्स सेम है, ट्रेड पेबल सेम है। अगर ये एज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल असेट भी रियलाइज हो चुका है तो 18,000 रिवर्सल करना पड़ता। 18,000 यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर, क्योंकि पहले बैड डेट से रिकॉर्ड किया, असेट को कम किया और कलेक्ट पूरा हो गया, अगर सब नहीं बतेगा तो पूरा कलेक्ट हो गया, तो वो 18,000 अपने पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, अपना प्रॉफिट बढ़ेगा। समझा? तो इसमें अपन एज्यूम कर रहे हैं कि ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। क्यों ऐसा एज्यूम कर रहे हैं? मॉडल ने ऐसा एज्यूम किया इसके लिए, बाकी अपने पास कोई रीजन नहीं। समझा? तो अपन मॉडल का सॉल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। चलो, अभी टोटल ले लो। 220 था ना आई थिंक।
और ये 25। अब इस पे दो पार्ट, पी लिमिटेड और एनसीआई। सिक्सटी फोर्टी। चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट, गुडविल है कैपिटल रिजर्व। जो पहले हमने वर्किंग किया सेम वर्किंग आएगा ना। ठीक है, एकदम शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, NA 220। दोनों मेथड में सेम। लेस इन्वेस्टमेंट 138। लेस एनसीआई, ये 60 का, तो 40 का कितना, और यहाँ पे 88। 92। तो तुम लोग को 10 और 6 आया था ना, आई थिंक। तो 10 और 6 ये आएगा गुडविल। ये फर्स्ट वर्किंग। सेकंड वर्किंग एनसीआई। एनसीआई ऑन 1 अप्रैल 92 और 88। इसमें पोस्ट प्रॉफिट ऐड करो 10। तो 102 और 98। एनसीआई ऑन 31 मार्च 18। तीसरा कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, बैलेंस ऑफ पी। पी का बैलेंस कितना है अभी का? 150। उसमें पोस्ट इक्वेशन ऐड करो 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 165। बैलेंस शीट बना रहे, तो अभी इसमें चेंजेस क्या क्या होगा? चलो सुनो, बैलेंस शीट थोड़ा सा ध्यान से समझो ये कैसे काम करेगा। अ, मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, दूसरे का नंबर्स तुम लोग को लिखना है। ठीक है, मैं फेयर वैल्यू वाला बनाता हूँ, एनए वाला तुम लोग नंबर्स फिल करना। बाकी का असेट एंड लायबिलिटी सेम रहेगा, सिर्फ तुम लोग का एनसीआई वगैरह चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो, पीपी हम लोग अभी जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो 31 मार्च 18 का बना है। ठीक है, तो 1417 का तो बहुत सिंपल था। पी का बुक वैल्यू और क्यू का फेयर वैल्यू सिंपल ऐड किया तो हो गए। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पी का बुक वैल्यू देखो, पी का नहीं, क्यू का, सॉरी, बुक वैल्यू देखो 184 था। 31 मार्च को अगेन बुक वैल्यू दिया है, कितना हो गया? 196। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर वो लोग ने कुछ खरीदा रहेगा, कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज किया रहेगा, और वो दोनों को प्लस माइनस करने के बाद 196 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये बुक वैल्यू है दोनों भी। पी लिमिटेड का 31 मार्च 18 का दिया है 3 लाख। 1417 को 276 था, वो बढ़ के 3 लाख हो गया। यानी कि पी ने भी कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदा, डिप्रिसिएशन चार्ज किया, मे बी पॉसिबल कुछ सेल किया, और ये सब प्लस फाइनेंस करने के बाद में 3 लाख वैल्यू हुआ। अब पी का तो अपने को एनालिसिस वगैरह कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू है डायरेक्टली वो लेना है। तो पी का 3 लाख
अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर अपने को बैलेंस शीट में पी का बुक वैल्यू लेना है तो वो तो अपने को गिवन है, क्यू का फेयर वैल्यू कैसे मिलेगा? 31 मार्च का, 31 मार्च का, क्योंकि अपने पास फेयर वैल्यू है लेकिन वो 1 अप्रैल का है और अपने को 31 मार्च का चाहिए। और क्योंकि ये 184 बुक वैल्यू 184 नहीं रहा, अगर वो 184 184 ही रहता ना, तो 184 का फेयर वैल्यू अगर 2 लाख है तो अगेन 184 का फेयर वैल्यू 2 लाख ही आता। कुछ समझा मैं क्या बोला? अगर ये बुक वैल्यू अनचेंज ही रहता ना तो प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये बुक वैल्यू क्यू का बुक वैल्यू ही चेंज हो गया है, तो ऑब्वियसली फेयर वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो अपने को क्यू का फेयर वैल्यू 31 मार्च का फाइंड करना है। तो अभी क्या करें? तो कितना ऐड करेंगे? हाँ, ओके, बराबर है। जितना बुक वैल्यू इंक्रीज हुआ 184 बढ़ के 196 हुआ, तो 2 लाख पे वो जो दोनों का डिफरेंस है 12,000 वो ऐड कर दो। दिया नहीं है, अपन ले नहीं सकते। अगर दिया रहेगा तो अपने को वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये बहुत सिंपल है कि 184 और 196 का डिफरेंस ले लो, 12,000 बुक वैल्यू इंक्रीज हुआ, फेयर वैल्यू 1 अप्रैल का 2 लाख दिया था, 2 लाख में 12,000 ऐड कर लो, 2,12,000 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन 196 है अभी का, उसमें जितना गेन हुआ था पीपीई पे वो ऐड कर दो। हम लोग क्या करते थे, दोनों कंपनीज के पीपी को ऐड कर देते हैं, उस पर गेन को ऐड कर देते हैं, और अगर डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ तो वो माइनस कर देते। याद आया क्या? तो वही सेम सिस्टम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 196 गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, 3 लाख प्लस 196 दोनों कंपनीज के पीपी को ऐड करेंगे, उस पर जितना गेन हुआ वो ऐड करो, और अगर उसका डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ जो अपने को सब में दिया नहीं है, आइडियली देना चाहिए लेकिन वो नहीं दिया, तो अपन कुछ नहीं कर सकते, तो 16,000 ऐड कर लो, तो डायरेक्टली तुम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगा, फेयर वैल्यू। समझा? और वही सिस्टम जो इससे बताया वैसे शॉर्टकट, 2 लाख में ये जो बुक वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो प्लस माइनस करो, तो तुम लोग को फेयर वैल्यू आ जाएगा। आंसर दोनों में सेम ही आएगा। पता चला? तो अपन जो पहले से सिस्टम फॉलो कर रहे थे वही करते, दोनों कंपनीज के बुक वैल्यू को ऐड करेंगे, गेन हुआ ऐड करो, डेप्रिसिएशन वगैरह रहेगा माइनस। क्लियर? चलो, तो पीपी इसका 3 लाख प्लस इसका 196, और उस पे गेन हुआ 16,000 का, डेप्रिसिएशन नहीं है। यहाँ पे भी सेम ही आएगा, तुम लोग ये कॉलम खुद फिल कर। ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट की जगह पे गुडविल है, कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पे गुडविल है 10,000 का। ठीक है, उसके बाद में इन्वेंट्री 80 + 58, 80 + 58 +5,000, और हमने क्या एज्यूम किया कि इन्वेंट्री सोल्ड है, तो ये 5,000 रिवर्सल भी हो रहा है। ठीक है, तो -5,000। ठीक है, तो 80 + 58 ही होगा। ये पहले इंक्रीज हुआ और ये रिवर्सल हुआ। समझा? ये दोनों का इफेक्ट देना है, ये और ये। चलो नेक्स्ट, फाइनेंशियल असेट 120 +88 माइनस, यहाँ पे फाइनेंशियल असेट में लॉस हुआ है 18,000 का, तो -18। चलो टोटल ले लो।
चलो नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सिर्फ आएगा पी का 338। अदर इक्विटी हमने वर्किंग किया है 165। एनसीआई का वर्किंग किया है 1,02,000। बोरोविंग्स में इसका बोरोविंग है 1 लाख और इसका है 64। ठीक है। और इस पे कुछ गेन या लॉस नहीं था, वरना वो भी अपन प्लस माइनस करते। तो 164, ट्रेड पेबल में 50 + 31, और इस पे भी गेन या लॉस नहीं है ट्रेड पेबल में, वरना वो भी सेम वे प्लस माइनस करना है, तो 81 आ रहा है, 850। पता चला? ठीक है। अब तुम लोग इतना सारा वर्किंग अभी 31 मार्च के लिए नहीं करोगे, क्योंकि 1 अप्रैल का वर्किंग तुम्हारे पास रेडी है। तो तुम लोग को ये वाला एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। गुडविल या कैपिटल जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो थोड़ी चेंज होने वाला है। वो तो प्री का 1/4/17 का ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो सेम ही रहेगा, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं। तुम लोग को सिर्फ एनसीआई में पोस्ट प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिर्फ पोस्ट प्रॉफिट का वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पीएनएल या अदर इक्विटी ऑन 31 मार्च 18, कितना दिया था? 1,17,000 माइनस अदर इक्विटी ऑन 1 अप्रैल 17, कितना था? 87। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर वो आएगा 30। इस पे से माइनस करेंगे रिवर्सल ऑफ स्टॉक 5,000, तो 25। और ये 25 को दो पार्ट में डिवाइड करो, पी और एनसीएल। तो ये आएगा 15 और 10। तो ये जो 15,000 है, वो तो लोग एनसीआई, सॉरी 10,000 जो है वो एनसीआई में ऐड करोगे, और जो 15,000 वो अपने पीएनएल में ऐड करो। तो दोनों को सिर्फ ये एक वर्किंग करने का, ये दूसरा वर्किंग, बाकी ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। समझा? तो तुम लोग को ये करना है, ये और ये तीन वर्किंग करना। अगर 1 अप्रैल का हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया रहता ना, तो तुम लोग को ये सब लगता है। ठीक है। और उस पे भी शॉर्टकट ये कर पाते, अगर ये सब में 1 अप्रैल का नहीं पूछा रहता, तो ये सब नहीं करने का, डायरेक्टली असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू एन है, वो इजी पड़ेगा ना। फेयर वैल्यू ऑफ असेट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो डायरेक्टली आएगा 220। समझा? ठीक है, तो वो 220 बाद में आगे कंटिन्यू करो। तो एक 220 का वर्किंग और एक ये वर्किंग, तो ये अगर नहीं फॉलो करना है तो तुम लोग वो वर्किंग फॉलो कर पाओ। ठीक है। और अगर मीन्स एट द एंड लिखने में टाइम उतना ही जाता है, क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटी करने के बाद में ये वाला वर्किंग तो लिखना ही पड़ेगा, पोस्ट प्रॉफिट भी लगेगा ही ना। तो या तो यही वर्किंग को कंटिन्यू करो अगर 1 अप्रैल वाला नहीं किया रहेगा तो। ठीक है। या तो एनए असेट माइनस लायबिलिटी करके ले लो। आई थिंक टाइम दोनों में सेम ही जाएगा, तो यही अच्छा पड़ेगा, ये हैबिट है तुम लोग को पहले से। समझा? इसके लिए मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि मैं जानबूझ के ये सब बाद में ले रहा हूँ, क्योंकि एक बार वो असेट माइनस लायबिलिटी वाला आ गया ना, और बाद में तुम लोग को बैक वर्किंग वाला सीखा तो बच्चे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसके लिए पहले वो वाला सिस्टम सीखा है, वो अभी एक्सेप्टेड है, तभी इजी वाला तुम लोग नहीं एक्सेप्ट करते, ऐसे वाला। हाँ। चलो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2। ये सिमिलर सा में, लेकिन डेटा थोड़ा अलग वैसे दिया है।
देखो क्या बता रहे, कंपनी पी एक्वायर्स 80% शेयर ऑफ एस ऑन 1/4/20, डेट सेम है, 1 अप्रैल को एक्वायर किया बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम 30। ठीक है, तो 10 का शेयर है, 30 पे इश्यू किया, यानी कि 20 रुपए का प्रीमियम। ये कितने में एक्वायर किया, तो पी के बैलेंस शीट में देखो 640 दिया है, 640। ठीक है, तो 640 रुपीज अपने को अगर पे करना है, तो डिवाइड बाय 30, यानी कि नंबर ऑफ शेयर मिलेगा कितना, 21 पॉइंट, एट अ प्रीमियम ऑफ 30 लिखा ना, सॉरी 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, 16 इक्विटी शेयर इंटू रुपीज 40। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 16 × 10, 160, और अदर इक्विटी में सिक्योरिटीज प्रीमियम करके जाएगा 16 × 30, 480। इतना समझा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज वैलिड एट फेयर वैल्यू, मेथड बता दिया है, तो हम लोग को दो मेथड अलग अलग अप्लाई नहीं करना है, एक ही मेथड जो है फेयर वैल्यू वाला। 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18 का पी एस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एस, और 31 मार्च 18 का सिर्फ पी और एस दिया। कॉलम्स को क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे दिया था, पहले क्यू का एक साथ पी का एक साथ, उसके जगह पे डेट वाइज दिया है। एक दिया है 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 यानी कि 1/4/17, डेट में गड़बड़ है। 31 मार्च 20 करो, और 31 मार्च 21 करो। पहले उसमें 31 मार्च 20 और दूसरे उस पर 31 मार्च 21। ठीक है, तो 31 मार्च 20 को दोनों को एस का बुक वैल्यू और एस का फेयर वैल्यू दिया। 31 मार्च 20 को डेट ऑफ इक्वेशन का, एस का बुक वैल्यू, एस का फेयर वैल्यू। तो वो दिन का तो तुम लोग जैसे प्रीवियस में किया, असेट माइनस लायबिलिटी करके फेयर वैल्यू सब ले लोगे, दोनों को एनए मिल जाएगा, बराबर। एनसीए फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो 640 वो 80% के लिए है, तो 20% के लिए कितना, तो वो दोनों का एनसीए मिलेगा। 1 अप्रैल को पोस्ट इक्वेशन प्रॉफिट जीरो रहेगा। ठीक है, तो दोनों को एनसीए का वर्किंग और कंसिडर्ड पीएनएल का वर्किंग नहीं चाहिए, तो हमें डायरेक्टली दोनों बनाओगे 1 अप्रैल का बैलेंस शीट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो 1 अप्रैल का बैलेंस शीट बनाओगे। उसके बाद में आ जाएगा 31 मार्च 18। एक पीपी का सिर्फ चेक करते, पीपी में क्या करना पड़ेगा, 800 प्लस 560। ठीक है, प्लस जो गेन हुआ, गेन कितना हुआ था, 720 नहीं, 480 और 700 का डिफरेंस एस का लेना है। ठीक है, 480 और 700 का डिफरेंस वो गेन था, वो गेन से 31 मार्च को ऐड करना है। यहाँ पे भी सेम एजम्पशन कि करंट असेट में इन्वेंट्रीज इंक्लूड है। ठीक है, तो इन्वेंट्री का रिवर्सल करना है, यानी कि करंट असेट का रिवर्सल करना है। बाकी सब जैसे वैसे ही है, यानी कि जो नॉन करंट लायबिलिटी उस पर भी देखो, ये समय फेयर वैल्यू चेंज हुआ है, 300 का 310 हुआ है, और करंट लायबिलिटी का 230 का 200 हुआ है। तो उसको अपन रिवर्सल नहीं करेंगे, एजम्पशन ही रहेगा, सिर्फ इन्वेंट्री चेंज हो रहा है, और जो करंट एसेट है वो इन्वेंट्री है, तो सिर्फ करंट एसेट को चेंज करें, रिवर्सल करें। हाँ, 350 300 पे आया, यानी कि कम हुआ। ठीक है, तो अपन ऐड करें, प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा, पोस्ट में ऐड होगा। समझ में आया। So pass entries in the business combination under equation method and show the consolidated and separate balance sheet. अच्छा, एक है ना, ये सब में तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में सेपरेट बैलेंस शीट ऑफ पी भी पूछा है। ठीक है, सेपरेट बैलेंस शीट बोला, तो ये जो ऊपर बैलेंस शीट दिया है ना, वो सेपरेट बैलेंस शीट ही है। ठीक है, वो 31 मार्च का से पूछा है।
तो सेपरेट बैलेंस शीट में तुम लोग को इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है, पी लिमिटेड के खुद के बैलेंस शीट में। तो उसको जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। दूसरा कि एनसीआई सेपरेट बैलेंस शीट में नहीं आएगा, यानी कि अपन सिर्फ पी लिमिटेड का बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस पर क्यू से उसको जो मिलने वाला है वो कुछ भी एडलेस नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बैलेंस शीट में सिर्फ पी का बैलेंस जो रहेगा वो लोगे, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, ठीक है। एनसीआई नहीं आएगा। पीएनएल वगैरह किसका आएगा, तो सिर्फ पी का आएगा, उस पर क्यू का पोस्ट शेयर वगैरह ऐड नहीं करना। हाँ, डेटा क्रेडिटर रहेगा तो भी कैंसिल नहीं करना है। क्यों? अपन अकेले पी का बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस पर क्यू और पी दोनों एक नहीं हुआ, बिल्कुल सेपरेट है। समझ में आया? अब थोड़ा सा मैं रेफरेंस बता देता हूँ, इस पे इंडेक्स 27 करके एक इंडेक्स है, वो एप्लीकेबल है सेपरेट बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। इंडेक्स 27 ये बोलता है कि जो इन्वेस्टमेंट तुम लोग बुक्स पे लिखते हो ना, जैसे यहाँ पे 138 का इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट को या तो कॉस्ट पे लिखो या इंडेक्स 109 फॉलो करते हुए उसको फेयर वैल्यू पे लिखो। ये दो ऑप्शन अपने को दिया जाता है, ठीक है। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। पी लिमिटेड का सेपरेट बैलेंस शीट का अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो पी लिमिटेड का सेपरेट बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेगा। तो जो 138 का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे जो बैलेंस शीट दिख रहा है ना, वो सेपरेट बैलेंस शीट ही है, उसको कुछ भी नहीं करना है, जो जैसे है वैसे ही रखना है। सिर्फ यहाँ पे कॉलम डाल देने का आगे, एक कंसिडर्ड बैलेंस शीट और इसके आगे ही एक सेपरेट बैलेंस शीट, ठीक है। तो उस पर इन्वेस्टमेंट आएगा और गुडविल के नीचे आएगा। इन्वेस्टमेंट का प्लेस गुडविल के बाद आता है, ठीक है। तो सी करके एक और आएगा इन्वेस्टमेंट, कंसोलिडेटेड में 0 और सेपरेट में 138 जो है वो आएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर सिर्फ पी का, अदर इक्विटी सिर्फ पी का, एनसीआई नहीं आएगा। बाकी का असेट्स एंड लायबिलिटीज वो सिर्फ पी का ही लिखना है, पी प्लस क्यू लिखना नहीं। समझ में आया? उसे बोलते हैं सेपरेट बैलेंस शीट। अब सेपरेट बैलेंस शीट में एक और ऑप्शन इंडेक्स 27 देता है। इंडेक्स 27 वो एप्लीकेबल है जहां पे भी कंसिडरेशन अपन फॉलो करते हैं। तो इंडेक्स 27 क्या बोलता है कि तुम लोग जो इन्वेस्टमेंट बुक्स पे लिखोगे, सेपरेट बैलेंस शीट में लिखोगे, तो या तो अपने कॉस्ट पे लिखो, यानी कि 138 में खरीदा 138 में ही कंटिन्यू करो, या तो दूसरा ऑप्शन है कि इंडेक्स 109 फॉलो करो और इंडेक्स 109 के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग फेयर वैल्यू पे लिखते हो, तो अगर सपोज इसका 138 का फेयर वैल्यू 140 है, तो 2000 का गेन होगा, वो गेन तो लोग को अदर इक्विटी में लिखना पड़ेगा। और अगर सपोज ये 138 के इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू 135 है, तो 3000 का लॉस होगा, वो तो लोग को अदर इक्विटी में नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो उसका रिजल्टिंग गेन या लॉस अदर इक्विटी में जाए, अगर तुम लोग इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लिखते हो तो। ये कंपनी का ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है कि तुम लोग को इंडेक्स 109 फॉलो करना ही है, यानी कि फेयर वैल्यू पे लिखना है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर 109 फॉलो किया तो फेयर वैल्यू पे लिखना है, बाकी 27 वो बोलता है कि दोनों ऑप्शन ओपन है, या तो कॉस्ट पे कंटिन्यू करो तो गेन या लॉस का कोई चक्कर ही नहीं है, और अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो रिजल्टिंग गेन या लॉस रिकॉर्ड। समझा? और एकदम टेक्निकल में बात करूं, तो वो जो गेन या लॉस रिकॉर्ड करते हैं उसको ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी कि रिजर्व्स, उसमें एडजस्ट करना है, पीएनएल में नहीं। समझ में आया? अपन अदर इक्विटी में लिख देते हैं, ये सोचते नहीं कि अदर इक्विटी में कौन से हेडिंग में जाता है, ठीक है। लेकिन एकदम प्रैक्टिकल में तो वो भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ना। तो 27 ने ये बोला है कि वो जो गेन या लॉस आएगा उसको ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो। पता चला? क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ट्राई करना, ठीक है, स्टार्ट टू एंड पूरा। सिर्फ एक चीज के लिए है, यहाँ पे केयरफुल रहना कि ऊपर वाले सब में सब कुछ पार पे शेयर इशू किया था, तो इक्विटी शेयर में ही चला गया। यहाँ पे प्रीमियम पे इशू किया है तो अदर इक्विटी भी आएगा। अब इक्विटी जो लिखा है ना, उसको देख, टेबल में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में इक्विटी में पी का इक्विटी 500 था, कभी 31 मार्च 17। अदर इक्विटी दिया नहीं है, यानी कि ये जो इक्विटी बता रहे ना वो अकेला इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है,
वो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी मिला के है, और हम लोग को उसका ब्रेकअप नहीं पता है कि इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल कितना और अदर इक्विटी कितना। समझा? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर ये सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल रहता ना, तो ये 500 प्लस 160 वो 31 मार्च को आता, वो 1240 दिया है। समझा? तो इसका मतलब कि इस पे रिजर्व भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये क्या हुआ रहेगा, ये जो 500 है, ठीक है, वो 500 में 160 इक्विटी शेयर कैपिटल का बढ़ेगा, 480 बढ़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का, फिर भी वो 1240 पे नहीं आएगा। इसका मतलब कि जो बाकी का है वो करंट ईयर का पीएनएल का प्रॉफिट है, ईयर एंड का। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, 500 कैलसी पे ले लो, ठीक है, ये ईयर के बिगिनिंग में था, इसमें इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व दोनों मिला के 500, 160 का हमने नया शेयर इश्यू किया, तो 160 ऐड होगा इक्विटी में, तो 500 में 160 ऐड करो, 480 हमने प्रीमियम का इंक्रीज करेंगे अदर रिजर्व में, ठीक है, तो वो ऐड करो। अभी कितना आया? 1140, जबकि ईयर एंड में बैलेंस कितना दिख रहा है? 1240। यानी कि जो बच गया वो क्या है? वो करंट ईयर का प्रॉफिट है, पी लिमिटेड का खुद का प्रॉफिट। अब हम लोग पी का वैसे भी एनालिसिस नहीं करते, इसके लिए करंट ईयर का प्रॉफिट अपने को फाइंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यू का रहता ना तो अपने को ये सब काम आता कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है। लेकिन ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि 500 1240 पे कैसे गए, पता चला? तो तुम लोग उसका ब्रेकअप दे नहीं पाओगे। तो जब भी तुम लोग बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो तुम लोग इक्विटी करके लिखोगे, और वो इक्विटी में 1240 वो लिखना चाहिए। ऐड क्या करेगा? 1240 में कुछ ऐड करेंगे? हाँ, एक चीज ऐड होगा 31 मार्च को, पोस्ट का प्रॉफिट, क्योंकि इस पे रिजर्व भी इंक्लूड है ना, पीएनएल का बैलेंस इस पे इंक्लूड है। तो जो पोस्ट प्रॉफिट है जो पीएनएल में ऐड करते हैं, ठीक है, वो अपने को ये इक्विटी में ऐड करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में 1240 प्लस पोस्ट प्रॉफिट जो रहेगा वो लेना पड़ेगा। अब एस का देखो, एस का 1 अप्रैल को 300 था, और 31 मार्च को 360 हो गए। अब एस ने तो नया शेयर इश्यू नहीं किया है, तो उसका कैपिटल तो सेम है, तो ये 60 रुपये किसका बढ़ा? प्रॉफिट का बढ़ा। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर है, और ये 60 में 80-20 डिवाइड किया ना, ठीक है, तो तुम लोग को अपना शेयर प्लस एनसीआई का शेयर वो मिलेगा। एनसीआई का शेयर एनसीआई में ऐड करोगे, और अपना शेयर ये 1240 में ऐड होगा। पता चला? 300 और 360 का डिफरेंस 60, ये पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट में दो ऑनर्स, जैसे अपन यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ये जो 25,000 आया ना, उसके जगह पे दोनों को मिलेगा 60 रुपीज। वो 60 को 80% और 20% में डिवाइड करोगे, 80% जो आएगा वो अपने इक्विटी में ऐड होगा, 1240। एस एस का प्रॉफिट अपने पीएनएल में ऐड होता है ना। ये जो 15,000 आया वो 15,000 अपने पीएनएल में ऐड किया, अपना पीएनएल सेपरेटली तो दिया नहीं है ना, वो किस में इंक्लूड है? इक्विटी में इंक्लूड है, तो इक्विटी में ही अपने को 15,000 भी ऐड करना पड़े। समझा? ठीक है, तो वो अपने को ऐड करना है, जो बाकी का 20% है वो एनसीआई में ऐड कर। पता चला? श्योर ना? हाँ, इन्वेस्टमेंट 640 है, ठीक है। वो प्राइस कैसे पे किया वो अपना इंटरनल है, वो अपने लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है। पीसी तो अपना 640 है, तो इन्वेस्टमेंट 640 है। ठीक है, तो सम छोटू सा दिख रहा है, लेकिन बड़ा बॉम्ब। ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट टू एंड प्रैक्टिस करना। ठीक है,
इसका आंसर अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।